Hello everyone, Priyadarshini here and welcome to my channel Camulan. So it's the fourth part of 2017 MSc Entrance question paper discussion of Sambalpur University. I hope आप इसके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट को देख लिए हैं. अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, उसको जरूर देखिए. तो आज जो क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगी वो डिस्क्रिप्टिव है. सब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. ऐसे टाइप का क्वेश्चंस पहले आया करता था, लेकिन अब सिर्फ एमसीक्यूज ही आते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले और एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करना चाहूंगी. प्रीवियस सेशन में जो क्वेश्चन नंबर 24 था उसका आंसर गलत था एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट. जो ऑप्शन ए उसके स्ट्रक्चर को ही मैं गलत बनाई थी. तो जनरली कीटो फॉर्म इनल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इनल फॉर्म को स्टेबलाइज करते हैं. तो इन जो चारों ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में ऑप्शन डी में देखिए एसिटो एसिटिक ईस्टर है, और एसिटो एसिटिक ईस्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ही ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि एक्वस सॉल्यूशन में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर से ज़्यादा होता है, ज़्यादा डोमिनेट करता है, इसीलिए वो कीटो फॉर्म वहाँ पे स्टेबल होता है. तो एक्वस सॉल्यूशन में कीटो फॉर्म और अदरवाइज इनल फॉर्म स्टेबल होता है. क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट इज द पीएच ऑफ 10 टू द -8 m HCl सॉल्यूशन? 10 टू द -8 m मतलब यहाँ पे बेसिक हो जाएगा अगर हम पीएच डायरेक्टली निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एसिडिक होना चाहिए, HCl तो एसिड है, इसीलिए हम क्या करेंगे, वाटर का भी कंट्रीब्यूशन लेंगे. तो वाटर का कंट्रीब्यूशन सपोज x है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन फ्रॉम वाटर विल बी x. वैसे ही अगर HCl डिसोसिएट करता है तो H प्लस मिलता है, और वहां पे उसका कंसंट्रेशन तो गिवन है 10 टू द -8. सो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, Kw इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन. और Kw तो आपको पता है 10 टू द -14 होता है, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन अब हम वाटर एंड HCl बोथ का लेंगे, मतलब x प्लस 10 टू द -8. तो इन इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, x इजिकल टू 9.5 इंटू 10 टू द -8. उसको अगर हम पुट करेंगे H प्लस आयन कंसंट्रेशन और निकालेंगे तो मिलेगा 10.5 इंटू 10 टू द -8. उसका अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे पीएच का इक्वेशन में, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो पीएच मिलेगा 6.9, मतलब ये स्लाइडली एसिडिक है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट. जस्टिफाई योर आंसर. यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है जिंक एंड कॉपर के बीच, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक भी गिवन है, दैट इज -0.76, एंड कॉपर भी गिवन है 0.34 वोल्ट. तो जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमको E0 सेल निकालना होता है. E0 सेल के लिए 3 फॉर्मूलाज है. अगर रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो हम कैथोड माइनस एनोड करेंगे. अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो एनोड माइनस कैथोड करेंगे. अगर बोथ गिवन है तो कैथोड प्लस एनोड करेंगे. और ये जो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, इन दोनों का वैल्यू सेम होता है, लेकिन साइन ऑपोजिट होता है. मतलब रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आप जान सकते हैं बस साइन चेंज करके, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है तो रिडक्शन पोटेंशियल जानने के लिए आप बस उसका साइन चेंज कीजिए. अगर दो वैल्यूज गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल का, तो जो हायर है वही वहाँ पे रिडक्शन होगा, और जो लोअर वैल्यू है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा. तो रिडक्शन तो कैथोड में होता है और ऑक्सीडेशन एनोड में होता है. तो आपको कैथोड कौन सा और एनोड कौन सा पता चल गया. अब हम उसको E0 सेल के इक्वेशन में पुट करके E0 सेल निकालेंगे, और E0 सेल अगर पॉजिटिव आया तो वो रिएक्शन फिजिबल होगा, और E0 सेल अगर निगेटिव आता है तो रिएक्शन नॉट फिजिबल. यहाँ पे हम E0 सेल निकालेंगे तो वहाँ पे निकला 1.10 वोल्ट, मतलब रिएक्शन फिजिबल क्योंकि ये पॉजिटिव है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेट कंस्टेंट ऑफ सर्टेन रिएक्शन इज फाउंड टू बी डबल व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 27 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड. व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द इक्वेशन. तो यहाँ पे आरएनएस इक्वेशन पुट करेंगे. आरएनएस इक्वेशन है K इज इक्वल टू A इंटू E टू द पावर -EA बाय RT.
तो इसका अगर लॉग फॉर्म देखेंगे, लॉग फॉर्म होता है log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 RT। इसको अगर ग्राफ में पुट करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन अगर जब दो टेम्परेचर गिवन होता है तो उसका फॉर्म हम log k2 बाई k1 इक्वल टू ई ए बाई 2.303 R T2 माइनस T1 बाई T1 T2 ये यूज करते हैं। तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे यही फॉर्मूला, क्योंकि दो टेम्परेचर गिवन है तो दोनों टेम्परेचर को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 300 केल्विन एंड 310 केल्विन निकलेगा और रेट कंस्टेंट दिया गया है कि K इज इक्वल टू 2K, डबल हो जाता है। तो ये सब सब्स्टिट्यूट करके ये मिलेगा, ये इक्वल टू 53,598.19 जूल पर मोल और 53.59 किलो जूल पर मोल। Then come to the next question, question number 34. Prove that for a gram mole of an ideal gas Cp minus Cv equal to R। तो ये आया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स से। तो आपको तो पता है H इज इक्वल टू क्या होता है U प्लस पी बी, एंड आइडियल गैस इक्वेशन है पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, फॉर 1 मोल पी बी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया गया H इज इक्वल टू U प्लस आर टी, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी प्लस आर मिल जाएगा। अब आपको तो पता है डी एच बाई डी टी क्या है Cp एंड डी यू बाई डी टी है Cb। याद रखिए उसको, Cp मतलब H होगा, P में H आएगा और V में U आएगा। P में एंथैल्पी, V में एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। सो Cp इक्वल टू Cv प्लस R और Cp माइनस Cv इक्वल टू R। Lectern exhibits wave particle duality. Justify the statement with appropriate example। तो डिब्रोगली एक साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि लाइट की तरह एवरी मैटर का डुअल नेचर होता है, डुअल बिहेवियर, लाइट एज वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन का भी होता है। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ये देखा गया है कि जिंक सल्फाइड स्क्रीन में इलेक्ट्रॉन एक स्पॉट प्रोड्यूस करता है, उसको स्किंटिलेशन कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन एक ही स्पॉट प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और वेव नेचर के लिए देखा गया कि वेव की तरह इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्शन पैटर्न देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर है। क्वेश्चन नंबर 36, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डिजॉल्व पर लीटर ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम with air at 20 degree centigrade. The partial pressure is 0.80 and Henry's law constant is 8 into 10 power 4। तो यहाँ पे हेनरीज लॉ हम यूज करेंगे, P is equal to KH into X। P is partial pressure, KH is Henry's law constant and X is mole fraction। तो P and KH given है, उसको हम अगर वैल्यू पुट करेंगे P is equal to KH into X में, तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मिल गया 1 into 10 to the minus 5। आपको तो पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि H2O प्लस N2। H2O का होगा 55.5 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालेंगे तो मिल जाएगा 1.0 into 10 to the minus 5 into 55.5, that is 55.5 into 10 to the minus 5। Question number 37. In the light of VVT, predict the nature of hybridization and geometry of MnCl4 2-। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकाले तो +2 निकला। तो मैंगनीज का ग्राउंड स्टेट में कन्फिग्रेशन होगा 3d5 4s0 एंड 4s2 एंड 4p0। अब +2 में होगा 3d5 4s0 एंड 4p0, ये 4p होगा। तो ये जो MnCl4 है, यहाँ पे 4 Cl है, मतलब 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। लेकिन Ca जो है Cl है वीक फील्ड है, इसीलिए वो पेयरिंग नहीं करवा सकता। इसीलिए 1 4s एंड 3 4p मिलके 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। अब 4 Cl sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की देंगे और 4sp3 बॉन्ड बनाएंगे, तो इसका शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए पैरामैग्नेटिक होगा। व्हाट इज लैंथेनाइट कंट्रैक्शन, डिस्कस इट्स कंसिक्वेंसेस। तो आपको तो पता है f ऑर्बिटल का और f सबसेल का क्या होता है, डिफ्यूज्ड शेप होता है, उसी की वजह से उसका इम्परफेक्ट सील्डिंग होता है। इसलिए इम्परफेक्ट सील्डिंग की वजह से जब हम लैंथेनम से लुटेटियम को
मूव करते हैं लैंथेनॉइड सीरीज में तो उसका साइज डिक्रीज करता है और ये ग्रेजुअल डिक्रीज को हम बोलेंगे लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। उसके कंसिक्वेंसेस देखते हैं। फर्स्ट है एनोमेलस बिहेवियर ऑफ पोस्ट लैंथेनॉइड एलिमेंट। तो इसके दो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडी ऑफ पोस्ट लैंथेनॉइड एलिमेंट। पोस्ट लैंथेनॉइड एलिमेंट्स क्या है देखते हैं पहले। ये लैंथेनॉइड्स के बाद, ये लैंथेनॉइड है और ये एक्टिनाइड। लैंथेनॉइड के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको पोस्ट लैंथेनॉइड एलिमेंट कहते हैं। तो देखिए जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है और अलोंग ए पीरियड डिक्रीज करता है। तो जब हम टिटेनियम टू जिरकोनियम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है, जिरकोनियम टू हाफनियम भी इंक्रीज करता है। लेकिन अब देखिए जब हम लैंथेनियम टू हैफनियम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है और ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन कुछ ज्यादा ही डिक्रीज करता है। तो इसलिए जितना इंक्रीज किया था उतना फिर डिक्रीज किया, तो सेम ही रहा ना। तो जिरकोनियम टू हाफनियम का अगर हम एटॉमिक रेडियस कंपेयर करें तो ये दोनों सेम होता है। वैसे ही इतने जितने भी पेयर्स हैं इन सब पेयर्स का एटॉमिक रेडियस सेम होगा, लगभग सेम होगा। देन सेकंड इज हाई डेंसिटी ऑफ पोस्ट लैंथेनॉइड एलिमेंट। लैंथेनॉइड एलिमेंट्स का जितना एक्सपेक्टेड साइज इंक्रीज करना चाहिए उतना तो होगा नहीं। पोस्ट लैंथेनॉइड एलिमेंट्स का उनका साइज छोटा रहेगा लेकिन मास तो ज्यादा, तो उनका डेंसिटी इसीलिए हाई रहेगा। जब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के बीच कंपेयर करते हैं तो डेंसिटी हाई रहता है, थोड़ा बढ़ता है। लेकिन सेकंड और थर्ड के बीच अगर कंपेयर करते हैं तो लगभग ये डबल हो जाता है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के बीच अगर कंपेयर करते हैं तो। सेकंड इज बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। तो आपको तो पता है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, और जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने का ईज और कैपेसिटी वो भी डिक्रीज करता है, तो बेसिसिटी डिक्रीज करता है। इसीलिए LaOH होल 3 मोस्ट बेसिक होगा और LuOH होल 3 लीस्ट बेसिक। वैसे ही Ln2O3 ऑक्साइड का भी हम बेसिसिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिमिलरिटीज अमॉन्ग लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स का साइज जो है वो बहुत ही स्मॉल चेंज होता है, तो सिमिलर साइज, लगभग सिमिलर साइज है, मतलब उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है। तो ये था 3 कंसिक्वेंसेस। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ ब्राउन रिंग टेस्ट विथ केमिकल इक्वेशन। जब हम नाइट्रेट आयन का NO3 माइनस आयन का को डिटेक्ट करते हैं तो ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम नाइट्रेट सॉल्यूशन पहले लेते हैं, उसके बाद उसमें फेरस सल्फेट डालते हैं और देन स्लोली कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं ताकि वो नीचे जाके एक रिंग फॉर्म करे, एक लेयर फॉर्म करे। तो ये लेयर, दोनों लेयर के बीच में जंक्शन में एक रिंग फॉर्म होता है और ये रिंग फॉर्म होता है तो पता चलता है यहाँ पे नाइट्रेट आयन है। तो यहाँ पे रिएक्शन में क्या होता है, नाइट्रेट आयन नाइट्रिक ऑक्साइड को रिड्यूस होता है एंड ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2+ टू Fe3+ होता है एंड रिडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू NO-। व्हाट इज द लिंकेज आइसोमरिज्म? एक्सप्लेन विद एग्जांपल। जब दो कॉम्प्लेक्सेस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन वहां पे एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, मतलब वो लिगेंड दोनों में अलग अलग एटम से बॉन्डिंग होता है, मतलब लिंकेज अलग अलग होता है अलग अलग एटम से, तो उसको हम लिंकेज आइसोमरिज्म बोलेंगे। यहाँ पे देखिए NO2, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट किया है, नाइट्रोजन से लिंक्ड है, लेकिन यहाँ पे NO2 में ऑक्सीजन लिंक्ड है, तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। पहला वाला येलो हो जाता है, दूसरा वाला रेड। तो यहाँ पे जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है, एम्बिडेंटेड लिगेंड मतलब क्या है? एम्बिडेंटेड लिगेंड में क्या होता है, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप में देखिए, मतलब एक ही लिगेंड का दो डोनर साइड होता है और एट ए टाइम एक ही डोनर साइड यूज होता है, तो उसको हम एम्बिडेंट लिगेंड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रो ग्रुप। NO2 में क्या होता है, जब नाइट्रोजन डोनेट करता है तो उसको नाइट्रो बोलते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है, तो उसको नाइट्रिटो बोलेंगे। वैसे ही SCN माइनस NNCS माइनस भी होता है, थायोसियानेटो एंड आइसोसियानेटो। तो ये था कुछ 10 क्वेश्चंस और सिर्फ 10 क्वेश्चन ही बाकी है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।